सभी का स्वागत है यूआईपी न्यूज़ पर। जो हमारा आज का टॉपिक है जुड़ा तो वो हरियाणा चुनावों से है, क्योंकि हरियाणा चुनावों को लेकर कई सारी जो है आकांक्षाएं चली, कई सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई। दबदबा जो है कांग्रेस का दिखाई दे रहा था, लेकिन इन रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। यहाँ पर बात जलेबी के ऊपर भी हुई, बात यहाँ पर जाटों के ऊपर हुई, बात ब्राह्मणों के ऊपर हुई, जाट नॉन जाट हर मुद्दा आप चाहे देख लीजिए यहाँ पर रहा। लेकिन एक मुद्दा कहीं ना कहीं छूट जाता है। यहाँ पर जिस समय मैं गुड़गांव में मौजूद हूँ, हमारा ऑफिस गुड़गांव में है। गुड़गांव में ही यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, सिटी सेंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं। डीएलएफ जो आप जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर ऑफिसेज हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, यानी जो प्राइवेट सेक्टर्स का हब है गुड़गांव उसे माना जाता है, मिलेनियम सिटी इसे कहा जाता है। लेकिन इसकी जो हालत है, इसकी जो हालत जिस तरीके से लगातार बद से बदतर होती जा रही है, हर जगह पानी यहाँ पर भर जाता है, गड्ढे यहाँ पर होते हैं, इन मुद्दों को भी रखा गया। लेकिन गुड़गांव के जो मूल निवासी हैं उनसे हटकर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुड़गांव को गुड़गांव बनाते हैं। मिलेनियम सिटी को एक मिलेनियम सिटी का असली ताज वो पहनाते हैं जो इन ऑफिस में काम करते हैं, जो दिल्ली एनसीआर के आसपास से आते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो दूर उत्तर प्रदेश के गांव शहरों, चाहे अन्य बिहार के प्रदेश हो, वहाँ के गांव शहरों से आते हैं और यहाँ के आके बसते हैं। लेकिन उन प्रवासियों का जो यहाँ पर इतना भारी टैक्स देते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन जब बात उनकी आती है तो सभी पॉलिटिशियन के मुंह पर देखा जाए तो चुप्पी सी नज़र आती है। अब उनसे ही पूछते हैं कि आखिर उनकी यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो नेताओं ने उजागर करी और ना ही किसी अन्य चैनल ने ये समस्याएं उजागर करी। हमारा इन सब चीज़ों पर ध्यान गया और हमने यहाँ कुछ लोगों को बुलाया और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें उनको यहाँ पर आती है, क्योंकि एक तरीके से वो प्रवासी हैं और प्रवासियों को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। सबसे पहले सुमित जी, स्वागत है आपका। क्या दिक्कतें आपको यहाँ पे गुड़गांव मिलेनियम सिटी इसको कहा जाता है, असली हकदार तो शायद आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो अन्य शहरों से, अन्य ज़िलों से, राज्यों से आते हैं और यहाँ पर बसते हैं, टैक्सेस इतने भारी टैक्सेस देते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, पूरी इकोनॉमिक यहाँ से चलती है, तो हमें एक अलग नज़र से यहाँ पर देखा जाता है। नेताओं ने तो चुनावों में बिल्कुल भी हमारे ऊपर शायद ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि हम उनके इलाके के नहीं, लेकिन उनके इलाके के ना होकर भी उनके इलाके के लिए शायद हम बहुत कुछ कर रहे हैं। पहले तो बहुत बधाई देना चाहूँगा, बिकॉज आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हो, जो कि ज़्यादातर चैनलों पे इसे कवर नहीं किया गया। क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, गुड़गांव अगर गुड़गांव बना और इसे हम आज मिलेनियम सिटी बोल रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उन लोगों का है जो यहाँ पर आके श्रमदान दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, और इस वजह से आज गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है। और रही बात हमारे हकों की, तो एक तरीके से हक की बात से भी ज़्यादा है बुनियादी सुविधाओं की। अगर आप देखिए, अगर हम इतनी दूर से आके काम कर रहे हैं तो कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं जो पूरी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी नेता किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। जैसे मैं बात करूँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट की, एक प्रॉपर ट्रैफिक सिस्टम चाहिए। दैट मीन्स अगर हम ऑफिस आ रहे हैं तो हम 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आप खुद समझिए 1.5 घंटा आप एक ट्रैफिक में हो, 1.5 घंटा आप शाम में ट्रैफिक में हो, आपके एक जो प्रेशियस 3 घंटे हैं वो ट्रैफिक में रह गया आपका। सो व्हाई नॉट टू हैव अ गुड ट्रैफिकिंग सिस्टम, जहाँ पर एक प्रॉपर ट्रैफिकिंग सिस्टम हो, सिग्नलिंग हो। हमें पता है ये पीक आवर्स है, यहाँ ट्रैफिक होता है, उसका एक वेल मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। सो दिस इज़ माई फर्स्ट डिमांड। और अगर ये सॉल्व हो जाता है तो हम जैसे काम करने आते हैं तो हमें बहुत सुविधा मिलेगी। तो दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट फॉर माई। क्या खुद भी आपने कभी एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ें करी हैं कि जो यहाँ के क्षेत्र के नेता हैं उनके पास आप समस्याएं लेकर जाते हैं? वैसे तो आमतौर पर मैंने देखा नहीं कि लोग जाते, लेकिन कई लोग हैं जिनको अगर परेशानी है तो उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता, वो बोलते हैं अपनी तकलीफें। तो क्या उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है कि चलो भाई तुम यहाँ आ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन अपनी समस्या कहीं आप दिल्ली के हो तो दिल्ली के लोगों से बोलो, यानी यहाँ आपकी समस्या वैलिड नहीं है, ऐसा भी कुछ है? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, ये एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अभी बीते दिनों इलेक्शंस भी हुए, तो इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं तो उनके कैंपेन में भी जो लोग आते हैं उनका नज़रिया थोड़ा अलग ऐसे रहता है। उन्हें पता है कि हमें यहाँ से वोट मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो वोट देंगे नहीं। तो उनका बहुत सिंपल सिस्टम है कि जब अगर ये मुझे वोट ही नहीं दे रहा है तो फिर इसको अगर मैं सेकेंडरी या टर्शरी प्रायोरिटी पे भी रखता हूँ
तो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है, एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता। पुलिसिंग सिस्टम भी यहाँ की ऐसी है जो कि कई बार बातचीत में जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं या जिस तरीके का उनका बर्ताव रहता है, वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिव रहता है। सो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे और एक जिसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लेवल पे एक काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जिसको रिजॉल्व करना चाहिए। देखिए, आपको बता दूं, जिस इलाके से मैं आता हूं तुगलकाबाद इलाका है। हालांकि हर जगह यहाँ होता होगा, वहाँ पे कोई अगर बिहार राज्य से है, जी। कोई यूपी राज्य से है, अगर उसकी भाषा अलग है, उसका थोड़ा पहनावा अलग है, तो एक तरीके से कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है। तो क्या आपने कभी यहाँ पर गुड़गांव जैसे इस इलाके में, जो मिलेनियम सिटी कही जाती है, क्या जो यहाँ के रहने वाले लोकल्स हैं, कभी उनके मुँह से ऐसी कुछ शब्द सुने हैं? मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और सुनी हैं और महसूस भी की हैं, बट कहते हैं हम लोग उन चीज़ों को नहीं बता, मतलब बेसिकली नहीं वो कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगभग सभी लोग एक हैं और एक ही जगह रहकर काम करते हैं। अब चाहे वो बाहर से आकर अगर हरियाणा में काम कर रहे हैं तो कहते हैं अगर यहाँ का अगर रेवेन्यू बढ़ता है उनसे, अगर आप देखो आज की डेट में कि खेतों से लेकर और उद्योग के अंदर हर जगह बाहर से आकर लोग, यूपी बिहार से लोग आकर अपना श्रमदान दे रहे हैं और उसी वजह से इकोनॉमी है और सारी चीज़ें वो बूस्ट भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको हम क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आप रोड का ले लीजिए, अगर रोड अगर आप देखें जो गुड़गांव के अंदर के जो रोड हैं वो हम कह सकते हैं ठीक है थोड़ा, लेकिन जो बाहर आउटर पे जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे ये बाहर के लोग, कहते बाहर से आए लोग ही रहते हैं, चाहे वो रेंट पे हैं या अपना लेकर रह रहे हैं। तो वहाँ अगर आप देखोगे तो रोड की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आने में वहाँ पे 1.5-2 घंटा का टाइम लग जाता है अगर आप गुड़गांव घुसते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत होती है। उनके पास अपने व्हीकल नहीं है तो वो अपना साइकिल से या कहते हैं ऑटो से इस तरीके की सवारी करते हैं। तो साइकिल ऑटो से आने में उनको जब 1.5-2 घंटा लगेगा तो वो सोचिए कि शाम को जाने में 1.5-2 घंटा लगेगा तो अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव करेंगे। ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उनको आते हैं। तो इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, नेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने यहाँ के लोकल के साथ साथ बाहर के लोगों को भी कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं उनके ध्यान में आनी चाहिए। ये गुड़गांव शहर जो है एक बढ़ता हुआ शहर है और तरक्की कर चुका है, अभी और तरक्की करा है, लेकिन इस तरक्की के बीच क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जो आपको परेशान करती हैं? जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए तरक्की अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक नीड्स की बात करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है गुड़गांव में। इतनी होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आसपास एरियाज़ में देखिए तो वहाँ पर उतनी महंगाई नहीं है जितनी महंगाई गुड़गांव में है। आप सब्जी से लेके दलहन या कुछ भी आप देने जाएँ तो पहली बात तो सबसे बड़ी चुनौती महंगाई की है। अगर आप महंगाई से भी इतर होकर बात कर लीजिए तो आप यहाँ पर जैसा सर ने भी बताया, रोडवेज जो रोड कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अगर आप खुदा न खास्ता अगर आप किसी सिचुएशन में हो, इमरजेंसी सिचुएशन में है तो आप मर जाएंगे आप रास्ते में, क्योंकि आपके एम्बुलेंस का कोई पास नहीं है, कोई वे नहीं है बाहर निकलने का। बारिश हर साल होती है, हर साल बाढ़ आती है, इसका भी कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं है। लोग अंडरपास में डूब के मर जा रहे हैं, मतलब विच इज़ अगेन अ वेरी थ्रेटनिंग थिंग। अंडरपास में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि अलार्मिंग, कुछ अलार्म नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। एक वेल मैनेज सिस्टम होना चाहिए, तब हम खुद को कह पाएंगे। जब एक वेल ड्राफ्टेड वेल मैनेज सिस्टम होगा पेपर पे और रियल टाइम में, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वरना इस महंगाई में तो कमर टूट रही है सबकी। क्या इन सब चीज़ों में कुछ आपके सुझाव हो सकते हैं इसमें? जी, मेरा जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि एक कम्युनिटी सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, एक कम्युनिटी एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी प्रदेश के हो, चाहे आप किसी भी प्रांत से हो, कोई भी भाषा बोलते हो, एक कम्युनिटी रहती है। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं, बेशक वो गुड़गांव के हों, वो हरियाणा में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हों, उनके पास एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जिसमें सबकी सुनवाई हो। ईज़ ऑफ एक्सेस बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे किसी से बात करनी है तो उसके लिए मुझे बहुत लंबा चैनल नहीं फॉलो करना पड़े। आई शुड बी हेरेबल, मैं कहीं भी किसी को भी मेरी आवाज़ सुनाई दे जा सके। तो एक ईज़ ऑफ एक्सेस जब रहेगा, उससे आसानी से आप अपनी बात रख पाओगे। फोरम बना सकते हैं, और जैसे हम सुनते हैं कि कई बार कई स्टेट्स में स्टेट ऑफ आर्ट सिस्टम भी रहता है जहाँ पर सुनवाई की जाती है लोकल से। उस टाइप के कुछ छोटे छोटे कैंपेन्स कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा छोटे स्तर पर सुविधाएं बढ़ेंगी, और छोटे से ही बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो एक जी बिल्कुल, यहाँ पर ये बात देखी जा रही है, भले ही ये बात राजनेताओं के लिए है
कि अगर चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा ना हो, चाहे ये आपको वोट ना देते हों, लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भले ही आपको वोट ना मिले, लेकिन जो आपके जो लोकल्स हैं, जो आपकी स्टेट की तरक्की है, उसमें कहीं न कहीं बड़ा हाथ इन प्रवासियों का रहता है। तो कहीं न कहीं इनकी सुनवाई जो है होनी चाहिए, और लगातार यही बात सभी कहते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चुनावों में तो मुद्दे कभी जाट के रहे, कभी ब्राह्मणों के रहे, कभी जाति आगे आ गई, कभी हिंदू काटे गए, हिंदू कटेंगे तो बटेंगे। यानी जो बात यहाँ पर होनी चाहिए थी, यहाँ पानी की बात होनी चाहिए थी, यहाँ सड़क की बात होनी चाहिए थी, वो शायद वंचित रह गई, और जो बात वंचित रह गई उसको लगातार हम आप तक लेकर आते रहेंगे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।